वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज आपको ECO402 माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 40 से 43 तक करवाए जाएंगे और इस वीडियो में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करवाए जाएंगे। तो पहला लेसन है इस वीडियो का 40, जिसका टाइटल है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है? ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिस तरह दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, बहुत कम फर्म्स होती हैं। प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। बैरियर्स होते हैं इंट्री के अंदर, यानी कि आसानी से कोई फर्म ईजिली इंटर नहीं हो सकती इंडस्ट्री में। अब इसकी कुछ अगर हम एग्जांपल देखें तो ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री, जैसे गाड़ियों की इंडस्ट्री, वहाँ पे इजीली एंट्री पॉसिबल नहीं है। अब जो बैरियर्स होते हैं वो नेचुरल बैरियर भी हो सकते हैं। नेचुरल बैरियर इस तरह से होते हैं स्केल इकोनॉमीज़, यानी कि बहुत बड़ी ज़ाहिर बात है जब फर्म लगाई जाती है, स्टार्ट की जाती है जैसे गाड़ियों की, तो उसके लिए काफ़ी बड़े प्लांट वगैरह लगाना पड़ जाते हैं। उसके अलावा पेटेंट्स है और टेक्नोलॉजी और नेम रिकग्निशन, यानी कि ब्रांड इमेज वगैरह। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक एक्शन भी ले सकती हैं। जो फर्म ऑलरेडी मौजूद है वो फ्लडिंग कर सकती हैं मार्केट को प्रोडक्ट के साथ, और उसके अलावा कंट्रोलिंग एंड एसेंशियल इनपुट, एक एसेंशियल इनपुट को जो है वो कंट्रोल कर सकती हैं। मैनेजमेंट चैलेंजेस भी आते हैं, स्ट्रेटेजिक एक्शंस लेना और राइवल बिहेवियर, यानी कि जो अपोनेंट है उसका जो बिहेवियर है वो भी करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट आर पॉसिबल राइवल रिस्पॉन्सेस, क्या पॉसिबल राइवल रिस्पॉन्सेस हो सकता है 10% प्राइस कट कर दे अगर कोई एक ऑटोमोबाइल की कंपनी, यानी कि गाड़ियों की कंपनी अगर 10% प्राइस में कमी कर देती है, तो जो राइवल फर्म है, राइवल कंपनी है, जो मुखालिफ कंपनी है, जो कॉम्पिटिटर है, उसका क्या जो है वो पॉसिबल रिस्पॉन्स हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जब प्राइस वगैरह या आउटपुट सेट किए जाते तो वहाँ पे राइवल का रिस्पांस नहीं देखा जाता था, जबकि यहाँ पे जो है वो राइवल का रिस्पांस देखा जाता है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। और नैश इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो नैश इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हर फर्म जो है वो बेस्ट करने की कोशिश करती है कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, तो उसको हम क्या, ये नैश इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। नाउ दी कोर्नोट मॉडल डोपली मॉडल वो होता है जिसमें सिर्फ दो फर्म्स होती हैं। तो दो फर्म्स का मॉडल होता है, दो फर्म्स आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं, होमोजीनियस होते हैं गुड्स एक जैसे, और आउटपुट ऑफ द अदर फर्म इज़ अज्यूम टू फिक्स, और इसमें सोचा जाता है कि आउटपुट जो है वो दूसरी फर्म का फिक्स है। तो ये सिर्फ एक मॉडल है। तो अगर सपोज़ करें एक फर्म ये सोचती है, फर्म 1 के बारे में बताया जा रहा है कि फर्म 1 दूसरी फर्म के बारे में, फर्म 2 के बारे में सोच के क्या डिसीजन लेती है। अगर फर्म 1 ये सोचती है कि फर्म 2 जो है वो ज़ीरो प्रोडक्शन कर रही है, तो जो उसका AR एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा वो ये होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व उसका ये होगा, तो जो उसका आउटपुट होगा वो 50 होगा। लेकिन अगर फर्म 1 ये सोचती है कि फर्म 2 जो है वो 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि अब आधे यूनिट्स जो है वो फर्म 2 प्रोड्यूस कर रही है, आधे ये फर्म प्रोड्यूस करेगी, आधे जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो अब इसके लिए क्या होगा कि AR कर्व ये आ जाएगा, गिर जाएगा नीचे, और MR कर्व यहाँ जाएगा, तो जो आउटपुट होगा फर्म 1 का वो सिर्फ 25 यूनिट्स हो जाएगा। इसी तरह से और अगर हम मज़ीद आगे जाएँ तो 75 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करेगी फर्म 2, तो फिर जो इसका AR कर्व होगा वो ये हो जाएगा, और MR कर्व इसका और गिर जाएगा, जो आउटपुट होगा वो रह जाएगा सिर्फ 12.1 रह जाएगा। और ये भी सवाल उठता है क्या है, अगर फर्म 2 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी तो फर्म 1 क्या करेगी? तो फिर उसका आंसर यही निकलता है कि उसका जो कर्व है वो y के करीब होता जाएगा, y एक्सिस के, और आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। नाउ द रिएक्शन कर्व, अब ये रिएक्शन कर्व दिखाया जा रहा है एक फर्म का और B फर्म का दिखाया जा रहा है। ये फर्म 1 का रिएक्शन है, फर्म 1, और ये फर्म 2 का रिएक्शन है। इन दोनों का रिएक्शन दिखाया जा रहा है कि अगर एक फर्म अपना क्या रिएक्शन देगी दूसरी फर्म की प्रोडक्शन को देखते हुए, तो जब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है जहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं कोर्नोट इक्विलिब्रियम। इसको हम कोर्नोट इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक तो इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई जहाँ सेम होती है, ये कोर्नोट इक्विलिब्रियम है जहाँ दोनों फर्म्स का रिएक्शन सेम होता है, उसको हम कहते हैं कोर्नोट इक्विलिब्रियम। नाउ दी लीनियर डिमांड कर्व एन एग्जाम्पल ऑफ द कोर्नोट इक्विलिब्रियम डोपली। तो इसमें मार्केट डिमांड जो है वो है P = 30 - Q, जहाँ पे Q जो है वो बराबर है Q1 + Q2 के, और MC मार्जिनल कॉस्ट 1 बराबर है मार्जिनल कॉस्ट 2 के, और वो 2 0 के बराबर है। अभी डोपली मॉडल दिखाई जा रहा है हमें। सो इसमें वही फर्म्स रिएक्शन दिखाया गया है, फर्म 1 का रिएक्शन कर्व और फर्म 2 का रिएक्शन कर्व, और ये कोर्नोट
इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे दोनों फर्म्स का जो आउटपुट बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो 10 बन रहा है। जो दोनों का आउटपुट बन रहा है वो 10 बन रहा है, 10 क्वांटिटी बन रहा है कोर नॉट इक्विलिब्रियम के मुताबिक। नाउ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद कोल्यूशन। अब कोल्यूशन कर्व में Q1 प्लस Q2 जो है वो बराबर दिया जा रहा है, हमें 15 के बराबर आ गया है। शो ऑल्सो पेयर ऑफ आउटपुट Q1 एंड Q2 दैट मैक्सिमाइजेस टोटल प्रॉफिट। सो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 7.5, लेस आउटपुट एंड हायर प्रॉफिट देन द कोर नॉट इक्विलिब्रियम। लेस आउटपुट होगा और हायर प्रॉफिट होगा कोर नॉट इक्विलिब्रियम के मुकाबले में जब कोल्यूशन कर दिया जाएगा। अगर कोल्यूशन करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा आ जाएंगे और आउटपुट जो है उसमें भी कम प्रोड्यूस करेंगी फर्म, अगर फर्म जो है वो आपस में कोलाइड कर जाती हैं। तो अब ये उस आपके सामने वही कर्व दिखाया जा रहा है, वही ग्राफ दिखाया जा रहा है। नाउ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज द स्टैकलबर्ग मॉडल। अजम्पशन लिया गया है कि वन फर्म जो है वो पहले आउटपुट सेट कर सकती है, एमसी जो है वो 0 के बराबर है, मार्केट डिमांड जो है वो P=30 - Q है, जहाँ पे Q जो है वो टोटल आउटपुट है। फर्म 1 जो है वो सेट कर सकती है आउटपुट फर्स्ट और फर्म 2 जो है वो मेक करेगी आउटपुट डिसीजन। सो Q1 सो चूज़ Q1 सो डैट MR मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 0 के बराबर है, तो फिर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 0 के बराबर है। R1 जो है वो बराबर है PQ1 के, so is equals to the 30 Q1 minus Q1 square minus Q1 and the Q2 and the Q1। so conclusion क्या निकला कि फर्म 1 का जो आउटपुट है वो ट्वाइस एज लार्ज है, यानी कि दुगना है फर्म्स 2 के मुकाबले में, और फर्म 1 का जो प्रॉफिट है वो ट्वाइस है, यानी कि दुगना है फर्म 2 के मुकाबले में। नाउ द प्राइस कंपटीशन। अब है प्राइस कंपटीशन। तो कंपटीशन हो सकता है ओलिगोपोली इंडस्ट्री के अंदर, प्राइस का कंपटीशन होता है ना कि आउटपुट का, और बर्ट्रैंड मॉडल को यूज़ किया जाता है प्राइस कंपटीशन को इलस्ट्रेट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। तो अजम्पशन हम क्या लेंगे, बर्ट्रैंड मॉडल के मुताबिक होमोजीनियस गुड्स होंगे, यानी एक जैसे होंगे। मार्केट डिमांड जो होगी P=30 - Q होगी, जहाँ पे Q जो है बराबर होगा Q1 प्लस Q2 के, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो $3 होगी बहुत फर्म्स के लिए। सो MC बराबर होगा MC2 के, और MC2 जो है बराबर है $3 के। अजम्पशंस क्या होगा, कोर नॉट इक्विलिब्रियम है, P जो है वो $12 के बराबर है, और प्रॉफिट फॉर बोथ फर्म जो है वो 81 है। सो अज्यूम करें कि फर्म्स जो है वो कॉम्पीट करती हैं प्राइस के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर कॉम्पीट नहीं करती। सो हाउ विल कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू प्राइस डिफरेंशियल। तो कंज्यूमर किस तरीके से प्राइस डिफरेंशियल को रिस्पॉन्स करेगा। तो अब बात है नैश इक्विलिब्रियम की। जैसे कि आपको नैश इक्विलिब्रियम बताया गया था कि कॉम्पिटिटर्स को सामने रखते हुए फर्म्स जो है वो बेस्ट करने की कोशिश करती हैं। सपोज़ करें कि P जो है वो MC के बराबर है, P तो है ही MC के बराबर, लेकिन P1 और P2 जो है वो बराबर है $3 के, Q बराबर है 27 के, एंड Q1 एंड Q2 are equals to the 13.5, so profit is equals to the 0. Now the perfect price competition with differentiated product। अब differentiated products के साथ अगर हम प्राइस competition की बात करें तो मार्केट शेयर्स जो है डिटरमाइंड होंगे सिर्फ प्राइजेस के थ्रू नहीं, बल्कि डिफरेंसेस के थ्रू, डिज़ाइन में, परफॉर्मेंस में और ड्यूरेबिलिटी में हर एक प्रोडक्ट की। तो इन तमाम चीज़ों से मार्केट शेयर को डिटरमाइन किया जाएगा, सिर्फ प्राइस से नहीं। तो क्योंकि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, अब प्रोडक्ट जब डिफरेंट होगी तो सिर्फ प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी डिज़ाइन, परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी से भी फ़र्क पड़ता है। सो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के हम अजम्पशन लेते हैं तो ड्यूपली है, फिक्स कॉस्ट $20, वेरिएबल कॉस्ट 0 रखी गई है। फर्म 1 का जो डिमांड है वो है Q1 विच इज़ इक्वल्स टू दी 12 - 2P1 प्लस P2, and the firm's to demand is the Q2 which is the 12 - 2P1 plus P2। so P1 और P2 जो है वो प्राइजेस फर्म है, और 1 and 2 जो है वो चार्ज करते हैं रिस्पेक्टिवली, एंड Q1 and Q2 आर द रिजल्टिंग क्वांटिटी द सेल। नाउ द नैश इक्विलिब्रियम इन प्राइस। अब हम नैश इक्विलिब्रियम को देखते हैं तो नैश फर्म 1 का जो रिएक्शन कर्व है वो ये है, और जो फर्म 2 का रिएक्शन कर्व है वो ये है। फर्म 1 का रिएक्शन कर्व जो है वो फ्लैट है, जबकि फर्म 2 का रिएक्शन कर्व जो है वो स्टीप है। तो जो नैश इक्विलिब्रियम आ रहा है वो जहाँ पे दोनों के दरमियान इसको हम कहेंगे नैश इक्विलिब्रियम $4 आ गया, जो नैश इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे दोनों फर्म्स का जो रिएक्शन कर्व है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको तो हम कहेंगे नैश इक्विलिब्रियम आ रहा है। लेकिन अगर कोल्यूशन इक्विलिब्रियम की बात करें, जब फर्म आपस में कोल्यूशन करती हैं तो वो जो है ज़्यादा प्राइस चार्ज करती हैं, तो वो आ रहा है यहाँ $6 के ऊपर, और ये P1 है और ये प्राइस और ये P2 प्राइस है।
नाउ द लेसन नंबर 41, कंपटीशन वर्सेस कोलिजन। अब इसमें है द प्रिजनर्स डायलेमा, ये एक पूरा केस स्टडी है। अब इसमें सबसे पहले कुछ अजम्पशंस दिए गए कि फ़िक्स कॉस्ट जो है वो $80 है और अगर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो $0 है। तो फर्म्स 1 का जो डिमांड कर्व है वो Q इज़ इक्वल्स टू दी 12 माइनस 2P1 प्लस P2, एंड फर्म्स 2 का जो डिमांड कर्व है वो है Q इज़ इक्वल्स टू 12 माइनस 2P2 प्लस P1, और नैश इक्विलिब्रियम है P इज़ इक्वल्स टू $4 एंड प्रॉफिट उस पर आएगा $12 का। और कोलिजन अगर करें फर्म्स तो P इज़ इक्वल्स टू दी $6 और फिर प्रॉफिट उसमें हो जाएगा $16। और कुछ पॉसिबल प्राइसिंग आउटकम्स यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पे पे ऑफ मैट्रिक्स में प्राइसिंग गेम समझाया गया है कि दो फर्म्स के बारे में, एक तो फर्म ए है और एक फर्म 1 और फर्म 2 है। तो अब इन दोनों के दरमियान क्या क्या प्रॉफिट में डिफरेंट आएगा जब फर्म्स जो है डिफरेंट प्राइस चार्ज करती हैं। अगर दोनों फर्म्स $4 चार्ज करती हैं, फर्म 1 भी और फर्म 2 भी, तो $12 दोनों को प्रॉफिट होगा, दोनों अर्न करेंगे $12। लेकिन अगर फर्म 2 चार्ज करती है $6 और फर्म 1 चार्ज करती है सिर्फ $4, तो फर्म 2 का प्रॉफिट गिर जाएगा, सिर्फ $4 हो जाएगा ज़्यादा चार्ज करने की वजह से, और फर्म 1 जो कि कम चार्ज करी उसका हो जाएगा $20। और इसी को अगर हम उलट करें, फर्म 2 चार्ज कर रही है सिर्फ $4 और फर्म 1 चार्ज करी $6, तो प्रॉफिट हो जाएगा फर्म 1 का $4 और फर्म 2 का हो जाएगा $20। और इसी तरह से अगर फर्म 1 कर रही है $6 चार्ज और फर्म 2 भी $6 चार्ज कर रही है, दोनों ही ज़्यादा कर रही हैं, तो दोनों का हो जाएगा $16, यानी दोनों का बढ़ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि फर्म्स जो है वो प्ले कर रही हैं नॉन कोऑपरेटिव गेम, आपस में एक दूसरे से वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। नाउ दी अब एक सिनेरियो दिया हुआ है जो प्रिजनर डायलेमा का एक सिनेरियो है, जो एक केस स्टडी है, वो पूरा यहाँ दिया गया है। 2 कैदी हैं जो पकड़े गए हैं, किसी एक क्राइम के अंदर पकड़े गए हैं, एक दूसरे के साथ मिलके वो क्राइम कर रहे थे। अब उन दोनों को डिफरेंट जेल सेल्स में रखा गया और आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो अगर दोनों कन्फेस कर लें तो दोनों को 5-5 साल की सज़ा मिलेगी, यानी कि प्रिजनर मिलेगी, उनको कैद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रिजनर बी कन्फेस नहीं करता और प्रिजनर ए कन्फेस कर लेता है, जो कन्फेस करने वाला 1 साल के लिए उसको सज़ा मिलेगी और प्रिजनर बी को मिल जाएगी कन्फेस ना करने की वजह से 10 ईयर्स की। और अगर प्रिजनर इसका उलट अगर हम देखें, कन्फेस कर लेता है प्रिजनर बी और प्रिजनर ए नहीं करता, तो प्रिजनर ए को 10 ईयर्स की सज़ा मिल जाएगी और प्रिजनर बी को 1 ईयर की। और अगर दोनों ही कन्फेस ना करें तो दोनों को 2-2 साल की सज़ा मिलेगी। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, आप स्लाइड्स में देखेंगे तो वहाँ पे 2-2 साल लिखा हुआ है। तो अब यहाँ इस केस में और जो कंपनीज़ का केस है उसमें फ़र्क ये है कि कंपनीज़ आपस में कोलूजन कर सकती हैं। अब अगर इस केस के अगर हम मुताबिक देखें तो दोनों ही अगर कन्फेस ना करें तो दोनों को फ़ायदा होगा, सिर्फ 2 ईयर्स की उनको कैद की सज़ा मिलेगी। और अगर दोनों कन्फेस कर लेते हैं, अब अगर दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो फिर ऐसी सिचुएशन में दोनों का कन्फेस करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि कन्फेस करने से इसलिए फ़ायदेमंद है कि अगर एक ने नहीं भी किया कन्फेस तो फिर उसको सज़ा कम मिलेगी। तो कम्युनिकेशन ना होने की सिचुएशन में कन्फेस कर लेना बेहतर है, और अगर कम्युनिकेशन कर सकें तो ना कन्फेस करना ज़्यादा बेटर है। सो कोलिजन्स ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है कि कोलिजन से जो है जब कोलाइड कर जाती हैं फर्म आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करके मोनोपोली बन जाती है, तो उससे उनके प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कोलिजन पॉसिबल है। जब कोलिजन हो जाती है तो उससे प्रॉफिट होता है और प्राइस जो है वो सिग्निफिकेंटली उसमें सिग्निफिकेंट हो जाता है, लोअर प्राइस जो है वो। नाउ दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ ओलिगोपोली बिहेवियर। अब ये ओलिगोपोली बिहेवियर के अंदर किंग डिमांड कर्व होता है। अब ये किंग डिमांड कर्व में क्या होता है कि इसको नीचे वाले कर्व से समझते हैं। इसमें ये डिमांड कर्व जा रहा है और ये एमआर कर्व जा रहा है। एमआर कर्व इसमें ब्रोकन दिख रहा है आपको, और डिमांड कर्व भी ऐसा है जो किंग की तरह है। ऊपर जो है इस पॉइंट से वो ज़रा फ्लैट है और जो इससे नीचे जा रहा है तो फिर वो फ्लैट नहीं है। तो इस तरह का जो है वो ये जो है कर्व कहलाता है, इसको हम कहते हैं किंग डिमांड कर्व। अब इसमें होता क्या है कि प्राइस जो सेट हुई हुई है ये पी स्टार और क्वांटिटी सेट हुई हुई है क्यू स्टार के ऊपर। अगर इससे ऊपर कोई फर्म प्राइस चार्ज करेगी तो फिर कोई भी
जो है वो दूसरी फर्म्स, बाकी फर्म्स अपनी प्राइस नहीं बढ़ाएगी, तो जो प्राइस बढ़ाने वाली कंपनी होगी, जो फर्म होगी, उसके फिर प्रॉफिट्स और सेल्स उसकी गिरती चली जाएगी। लेकिन अगर इस पॉइंट से नीचे कोई फर्म अगर अपने प्राइस गिराएगी तो क्या होगा, बाकी फर्म्स भी प्राइस गिराना शुरू कर देंगी और इस तरह से एक कंपटीशन में इजाफा होता चला जाएगा। तो फर्म जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर अपने प्राइस को मेंटेन करेगी। अब चाहे मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से ऊपर हो गए इस पॉइंट पे भी हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट अगर बढ़ भी जाएगी तो फर्म उसी प्राइस को रखेगी, बढ़ाएगी नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना सख्त है कि अगर वो प्राइस बढ़ाएगी तो उसकी भी सेल्स वगैरह नहीं होगी। तो इसी चीज़ को किंग डिमांड कर्व शो करता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा सख्त कंपटीशन हो रहा हो तो ऐसे सिचुएशन को किंग डिमांड कर्व शो करता है। नाउ द प्राइस सिग्नलिंग एंड प्राइस लीडरशिप। अब प्राइस सिग्नलिंग में क्या होता है कि एक फर्म जो है वो दूसरी फर्म को सिग्नल देती है कि अब प्राइस बढ़ाना है, उसको हम कहते हैं प्राइस सिग्नलिंग। और प्राइस लीडरशिप क्या होता है, एक फर्म ऐसी होती है जो प्राइस लीडरशिप का रोल प्ले करती है। नाउ द डोमिनेंट फर्म मॉडल। अब वो डोमिनेंट फर्म होती है जो मार्केट के अंदर डोमिनेंट करती है, जिसके पास ज़्यादा शेयर होता है, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट फर्म कहते हैं। और जो बाकी फर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं फ्रिंज फर्म्स, जो डोमिनेंट फर्म के अलावा जो फर्म्स होती हैं, छोटी फर्म्स जो होती हैं। तो डोमिनेंट फर्म का जो डिमांड कर्व है वो ये है डीडी डिमांड कर्व, और इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो ये है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये जा रहा है, और वैसा डिमांड कर्व जा रहा है वो ये जा रहा है, और सप्लाई कर्व फ्रिंज फर्म का वो ये जा रहा है। जहाँ पर एमआर कर्व जो है वो डोमिनेंट फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व से इंटरसेक्ट करता है, वहीं पर जो है वो क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट फर्म और प्राइस जो है वो डिटरमाइन हो जाता है, यानी पी स्टार प्राइस है और क्यू डी जो है वो क्वांटिटी है। अब अगर सपोज़ प्राइस अगर P1 हो जाती है, पी स्टार से बढ़ जाती है, तो ऐसी प्राइस पे डोमिनेंट फर्म कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करेगी। लेकिन अगर प्राइस जो है वो P स्टार से P2 हो जाती है तो फिर डोमिनेंट फर्म ही पूरी की पूरी इंडस्ट्री की क्वांटिटी सप्लाई करेगी, बाकी फर्म कुछ नहीं करेगी। तो डोमिनेंट फर्म करती क्या है, P स्टार का ही प्राइस सेट करती है। नाउ अब बात करते हैं कार्टल्स की। कार्टल्स क्या होता है कि एग्रीमेंट बना लेती हैं फर्म आपस में और वो मोनोपोली की तरह बिहेवियर करती हैं। लेकिन अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें आउटपुट और प्राइस फर्म आपस में मिलकर सेट कर लेती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तमाम फर्म आपस में मिल जाए। हो सकता है कि कुछ फर्म्स कार्टल से बाहर हों। अगर 10 फर्म है किसी एक इंडस्ट्री में तो हो सकता है कि 8 फर्म या 7 फर्म कार्टल में हो, बाकी 2-3 फर्म्स बाहर हों। और कई कंट्रीज़ में कार्टल्स को इलीगल कंसिडर किया जाता है, इसी वजह से ज़्यादातर कार्टल जो है वो इंटरनेशनल होते हैं। सक्सेसफुल कार्टल की एग्जांपल लें तो सबसे ज़्यादा ओपेक सक्सेसफुल है, इसके अलावा इंटरनेशनल बॉक्साइट एसोसिएशन है। कुछ अनसक्सेसफुल कार्टल्स भी हैं जैसे कॉपर का, टीन का, कॉफ़ी का, टी का, कोको, इन तमाम चीज़ों के जो कार्टल्स नहीं हैं अनसक्सेसफुल हैं। अब कंडीशन क्या है सक्सेस होने की? ज़रूरी नहीं है कि कार्टल हो तो वो लाजमी सक्सेसफुल हो। कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कार्टल सक्सेसफुल होता है। वो ये कि एक फर्म दूसरी फर्म को चीट भी कर सकती है। एक फर्म ख़ुद कम प्राइस चार्ज करना शुरू कर जाए, प्राइस जबकि हाई सेट किए हुए कार्टल ने मिलके, तो वो एक फर्म दूसरी फर्म को चीट भी कर सकती है। साथ में ये भी है कि इन इलास्टिक डिमांड होनी चाहिए। अगर इलास्टिक डिमांड होगी तो कार्टल वहाँ वर्क नहीं करेगा, इलास्टिक डिमांड होगी तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं प्रोडक्ट को। तो इन इलास्टिक डिमांड होना ज़रूरी है, और एक फर्म का आपस में दूसरी फर्म को चीट करना नहीं चाहिए। तो सक्सेसफुल होने के लिए कुछ ये हैं। अब एग्जांपल लेंगे ओपेक ऑयल कार्टर की, और उसके लिए आप नीचे वाले कर्व से आपको समझाएंगे। तो इसमें जो है वो जो ओपेक का डिमांड कर्व है वो ये है डी ओपेक, और जो इसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो ये जा रहा है, और इसका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो तो बिल्कुल ही नीचे जा रहा है। तो जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसका मार्जिनल डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पे ओपेक की क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाएगी, और उसी को ऊपर लेके जाएंगे तो वहाँ इसके प्राइस पी स्टार डिटरमाइन होंगे। तो पी स्टार प्राइस चार्ज करेंगे ओपेक वाले, और क्यू ओपेक जो है वो इसकी क्वान्टिटी होगी। अब ये क्या है, एस सी ये है सप्लाई कर्व, और टोटल डिमांड कर्व हमारे सामने ये है। अब टोटल डिमांड कर्व जो है वो स्टीप है, टोटल डिमांड कर्व जो है वो स्टीप है, फ्लैटेंड नहीं है, वो स्टीप है। तो अब जब हम देखें फ़र्क देखें अगर, तो कितना बड़ा फ़र्क आ रहा है ये कॉम्पिटिटिव प्राइस में और ओपेक के प्राइस में। आप देखें तो जो ओपेक का कार्टेल है वो इसी वजह से सक्सेसफुल है क्योंकि इतना बड़ा फ़र्क आ रहा है। जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है और जो ओपेक के प्राइस है उसमें बहुत फ़र्क है। अब इसी तरह दूसरे कार्टल की भी एक एग्जांपल देखते हैं, सीपेक कॉपर कार्टल जो है। इसमें क्या है, इसमें जो प्राइस, इसमें भी ज़ाहिर बात है इसकी अपना डिमांड कर्व जा रहा है, डी डिमांड कर्व ऑफ सीपेक एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ सीपेक, और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो जा रहा है।
जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्वांटिटी डिटरमाइन होएगी और उसी से ऊपर जाएंगे तो प्राइस डिटरमाइन होएगा। लेकिन अब इसकी अगर हम प्राइस को देखें और जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है उसमें बहुत कम फ़र्क दिखाया जा रहा है। अब दोनों के अंदर बहुत कम फ़र्क होने की वजह से ये जो कार्टेल है ये इतना सक्सेसफुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो ओपेक कार्टेल था वो बहुत सक्सेसफुल था। नाउ दी ऑब्जर्वेशन, सब क्या कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई। सक्सेसफुल होने के लिए टोटल डिमांड मस्ट नॉट बी वेरी इलास्टिक, टोटल डिमांड का बहुत ज़्यादा इलास्टिक होना ज़रूरी नहीं है। पहली चीज़ तो ये मस्ट नॉट बी वेरी प्राइस इलास्टिक, ज़्यादा प्राइस इलास्टिक होना ज़रूरी नहीं है टोटल डिमांड का। आइदर द कार्टेल मस्ट कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई और द सप्लाई ऑफ द नॉन कार्टेल प्रोड्यूसर मस्ट नॉट बी प्राइस इलास्टिक। अब चाहे कार्टेल जो है वो लाजमी कंट्रोल करे पूरी वर्ल्ड की सप्लाई, तकरीबन पूरी वर्ल्ड की सप्लाई, या फिर नॉन कार्टेल प्रोड्यूसर की मस्ट नॉट बी प्राइस इलास्टिक, उसको लाजमी तौर पे जो है वो प्राइस इलास्टिक नहीं होना चाहिए। नाउ द लेसन नंबर 42, मार्केट्स फॉर फैक्टर इनपुट्स। अब ये वो मार्केट होती है जो फैक्टर इनपुट्स की होती है, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मार्केट होती है। सो कॉम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट, अब जो कॉम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट होती है जहाँ पे कंपटीशन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? उसमें लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, और बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइस टेकर्स होते हैं। जो बिल्कुल ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह होती है कि सेलर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो प्राइस टेकर होते हैं। जो प्राइस एक फिक्स होती है उसी प्राइस पे उन्हें फैक्टर्स मिलते हैं। सो डिमांड फॉर अ फैक्टर इनपुट व्हेन ओनली वन इनपुट इज़ वेरिएबल। अब देखते हैं हम डिमांड जो है फैक्टर इनपुट की, जब एक वेरिएबल जो है वो एक इनपुट जो है वेरिएबल है, यानी सिर्फ एक ही इनपुट के अंदर हम इजाफा कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो अगर हम बात करें फैक्टर की डिमांड की, अगर हम बात करते हैं तो जो फैक्टर की डिमांड होती है वो ड्राइव डिमांड होती है। ड्राइव डिमांड का मतलब है जो चीज़ें फैक्टर्स बना रहे होते हैं, अगर उन चीज़ों की डिमांड होगी तो ही फैक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी, इसको हम कहते हैं ड्राइव डिमांड। सो अज्यूम करें 2 इनपुट्स हैं, कैपिटल के एंड लेबर एल। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो है आर विच इज़ द रेंट, एंड द कॉस्ट ऑफ द लेबर इज़ डब्ल्यू विच इज़ द वेजेस। सो के जो है सपोज करें वो फिक्स रखा है हमने, यानी कैपिटल हमारा फिक्स है और लेबर जो है हमारा वेरिएबल है। सो प्रॉब्लम इज़ दी हाउ मच लेबर टू हायर। तो अब एक प्रॉब्लम ये है कि हम कितने लेबर एक्चुअली हायर करेंगे अगर हमारा कैपिटल फिक्स है और हमारे लेबर जो है वो वेरिएबल है। सो मेजरिंग द वैल्यू ऑफ वर्कर आउटपुट, हम क्या करेंगे, वर्कर की जो आउटपुट है उसकी हम वैल्यू को मेजर करेंगे। और मेजर किस तरह करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर विच इज़ दी MRPL, और ये बराबर होती है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय दी मार्जिनल रेवेन्यू। सो अज्यूम करें कि परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, देन द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द प्राइस। सो द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ द MRPL जो कि है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर व्हेन मोर वर्कर्स आर हायर्ड। तो क्या होगा अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की वैल्यू को जब ज़्यादा वर्कर्स को हायर किया जाएगा। सो अब ये बताया जा रहा है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बारे में कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ये दोनों ही मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के कर्व हैं, लेकिन जो ऊपर वाला कर्व है ये है कॉम्पिटिटिव फर्म का कर्व, और जो नीचे वाला है ये है मोनोपोलिस्टिक फर्म का कर्व। सो ये दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जो कॉम्पिटिटिव फर्म का जो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो बराबर है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय द प्राइस, एंड द मोनोपोलिस्टिक फर्म का जो है वो बराबर है MPL विच इज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय द मार्जिनल रेवेन्यू के। सो चूज़ करेंगे मैक्सिमम आउटपुट ऑफ लेबर, तो वो किस तरीके से हम चूज़ करेंगे कि कितना मैक्सिमम जो अमाउंट होना चाहिए लेबर का, यहाँ आउटपुट निकल गया। सो मैक्सिमाइजिंग अमाउंट ऑफ लेबर, सो कितना हमें अमाउंट रखना चाहिए लेबर का कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें। अगर MRPL जो है वो वेज से ज़्यादा है, हमारा MRPL हमें ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा लेबर की प्रोडक्टिविटी है उससे जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है, अगर वो वेज से ज़्यादा है तो हम वर्करों को और हायर करेंगे। लेकिन हमारी जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है लेबर की प्रोडक्टिविटी का, अगर वो वेज से कम है तो फिर हमें कम वर्कर को हायर करना है, यानी कि कुछ वर्करों को हमें निकालना पड़ेगा। और जहाँ पे हमारी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी वेज के बराबर है वही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग अमाउंट, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो इतने ही वर्कर हमने हायर करने हैं। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो सपोज़ करें कि लेबर मार्केट के अंदर फर्म हायर कर रही है लेबर को, और कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। हमने पहले भी बात की थी कि एक इनपुट जो है वो फिक्स है, एक फैक्टर फिक्स है, और एक ही वेरिएबल
इनपुट है, यानी कि लेबर को हमने वेरिएबल लिया है, यानी कि लेबर को हम इजाफा कर सकते हैं। तो जो इसका सप्लाई कर्व है वो तो हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व है, और जो इसका MRPL कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो कि डिमांड कर्व भी है, डिमांड ऑफ द लेबर भी है। तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हमारी लेबर की जो क्वांटिटी है L स्टार वो डिटरमाइन होएगी कि इतने लेबर हम हायर करेंगे, और वेज रेट हमारा W स्टार होगा। तो इतने वेज रेट होगा हमारा और इतनी लेबर की हमारी क्वांटिटी होगी L स्टार। सो डिमांड फॉर फैक्टर इनपुट व्हेन ओनली वन इनपुट इज़ वेरिएबल। सो अब ये बताया जा रहा है कि डिमांड फॉर फैक्टर इनपुट व्हेन ओनली वन वेरिएबल इनपुट इज़ वेरिएबल। अब ये वही चीज़ है, लेकिन यहाँ एक नई चीज़ बताई गई है कि सपोज़ अगर लेबर की सप्लाई में इजाफा हो जाता है तो क्या होगा। तो MRPL वही है जो डिमांड का ऑफ लेबर के बराबर है, और ये सप्लाई कर्व है, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था कि सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल है, और वेजेस डिटरमाइन हुई हैं W1 और L1 क्वांटिटी है लेबर की। लेकिन जब लेबर की सप्लाई में इजाफा हुआ तो लेबर कर्व जो है वो शिफ्ट कर गया नीचे की तरफ, S1 से S2 में शिफ्ट हो गया। जब लेबर कर्व शिफ्ट कर गया तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ मिला L2 क्वांटिटी ऑफ लेबर पे, यानी लेबर अब ज़्यादा हायर होंगे क्योंकि उनकी वेजेस गिर गई है, और जो वेज गिरी वो है W2। तो ज़्यादा अब लेबर हायर होंगे जब लेबर की सप्लाई में इजाफा हो जाएगा। नाउ द कंपेयरिंग इनपुट एंड आउटपुट मार्केट। सो MRPL जो है वो बराबर है MPL के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय द मार्जिनल रेवेन्यू, एंड एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कहाँ होंगे, नंबर ऑफ वर्कर जब MRPL के बराबर होगा, MRPL जब बराबर होगा वेज के, तो वहीं पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग होगी। सो MPL विच इज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय द MR विच इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू, वो बराबर है वेज के। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो जब हम MPL को नीचे ले जाएंगे तो MR बराबर हो जाएगा वेज डिवाइडेड बाय MPL के, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि W डिवाइडेड बाय MPL बराबर है MC ऑफ प्रोडक्शन। MC का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि MR बराबर होता है MC के। सो इन बोथ मार्केट इनपुट एंड आउटपुट चॉइसेस अकर वेयर MC इज इक्वल्स टू MR। MR कहाँ से आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू सेल ऑफ द आउटपुट, जो आउटपुट सेल की जाएगी उससे मार्जिनल रेवेन्यू आएगा, और मार्जिनल कॉस्ट आएगी जो इनपुट परचेज़ की जाएगी उससे जो हमारी कॉस्ट होगी उसको कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। सो नाउ द डिमांड फॉर अ फैक्टर इनपुट व्हेन सेवरल इनपुट्स आर वेरिएबल। अब फैक्टर इनपुट की डिमांड जब कई सारे इनपुट्स जो है वो वेरिएबल है। अब ऐसा केस आ गया कि सिर्फ लेबर ही जो है वो वेरिएबल नहीं है, साथ में अब हम ऐसा केस देखते हैं कि जहाँ पे कैपिटल भी हमारा वेरिएबल है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने पहले ये डिमांड कर्व हमारा जा रहा है D, और MRPL 1 है और MRPL 2 है। सो पहला जो इक्विलिब्रियम है वो A पॉइंट पे है, 20 वेज रेट 20 है, और वर्कर्स जो है वो 100 है, 80 और 120 के दरमियान। लेकिन अगर हमारा वेज रेट हम गिरा देते हैं A से B पॉइंट पे, अगर हम आ जाते हैं, वेज रेट हमारा गिर गया तो अगर 15 हो जाता है वेज रेट, तो फिर नंबर ऑफ़ वर्कर भी ज़्यादा हायर होंगे क्योंकि वेज रेट गिर गई है। जब ज़्यादा तनख्वाह जब गिर जाती है तो ज़्यादा वर्कर्स को हायर किया जाता है, तो 120 वर्कर्स हायर किए जाएंगे जब वेज रेट 15 हो जाएगा। लेकिन क्या अब यहाँ पे कैपिटल भी फिर वेरिएबल है, तो क्या होगा, जब वर्कर्स ज़्यादा हायर कर लिए तो अब जो है वो कैपिटल में भी इजाफा किया जाएगा ताकि प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सके। तो जब कैपिटल में इजाफा हो जाएगा तो MRPL का जो 1 कर्व है, अब ये एक कर्व और आ जाएगा हमारे पास, एक शिफ्ट हो जाएगा। तो MRPL 2, यहाँ पे ये MRPL 2 है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये एक मिस्टेक है, तो ये एक दूसरा MRPL आ जाएगा हमारा, और ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये C का पॉइंट है, तो ये इक्विलिब्रियम का C का पॉइंट आ जाएगा। अब इतने वर्कर्स जो है हो जाएंगे क्योंकि कैपिटल बढ़ा दिया है, तो इसी वजह से वर्कर्स जो है वो 140 हो जाएंगे, और जो वेज रेट है वो है 15। नाउ द लेसन नंबर 43, जो कि लास्ट लेसन है इस वीडियो का, और इसका टाइटल है मार्केट्स फॉर फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स का कॉन्सेप्ट जो पिछले लेसन से शुरू हुआ था इस लेसन में भी कंटिन्यू है। सो अब है इंडस्ट्री डिमांड फॉर लेबर। तो अज्यूम करें डैट ऑल फर्म रिस्पॉन्ड टू अ लोअर वेज। लोअर वेज को जो है वो तमाम जो फर्म्स हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं, तो तमाम फर्म जो है क्या करेंगी, ज़्यादा वर्कर्स को हायर करेंगी। जब वेज जो है वो लोअर होगी, मार्केट सप्लाई इंक्रीज़ होगी, मार्केट प्राइस फॉल हो जाएंगे, और क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर बाय द फर्म विल बी स्मॉलर होगी। सो नाउ द इंडस्ट्री डिमांड फॉर लेबर देखते हैं। अभी आपके सामने फर्म का कर्व भी, ग्राफ भी, और इंडस्ट्री का ग्राफ भी है। तो पहले जो वेज रेट डिटरमाइन हुआ है
ये वेज रेट है और ये वर्कर आवर्स है। वाई एक्सेस पे जो है वो वेज रेट है, वेज पर आवर, एंड दी एक्स एक्सेस पे जो है वो वर्कर्स और आवर है। तो जो वेज रेट है वो है $15 है, इंडस्ट्री का भी और फर्म का भी। और जो नंबर ऑफ वर्कर आवर्स है वो है 100 फर्म के अंदर, और जो इंडस्ट्री उसमें है L0। लेकिन होता क्या है कि वर्कर की जो है वो वेज गिर जाती है। जब वेज गिर जाती है तो $10 हो जाती है, और यहाँ पे भी जब $10 हो गई तो वर्कर्स आवर हो गए 150, और जो L2 हो गया यहाँ पे L2 हो गया जो वर्कर्स आवर है इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन होता क्या है कि वेज रेट तो गिर गया, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी प्राइस में अनचेंज है, यानी उसकी प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही। प्रोडक्ट उतनी ही प्राइस के ऊपर सेल हो रही है जितने पहले हो रही थी, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस के अंदर कमी आ चुकी है। अब जब उनकी वेजेस में कमी आ चुकी है तो अब नया डिमांड कर्व बन जाएगा यहाँ पे, जो DL2 है। अब ये एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा, और जो क्वांटिटी ऑफ दी वर्कर आवर्स होगी इंडस्ट्री में वो L2 से L1 हो जाएगी, और वेज रेट जो है वही होगा जो गिर चुका है। इसी तरह से इंडस्ट्री फर्म के अंदर क्या होगा कि फर्म के अंदर वर्कर आवर्स जो है वो 150 से 120 हो जाएंगे, और फर्म में जो है वो नया MRPL कर्व आ जाएगा जो कि MRPL2 है। सो MRPL2 कर्व यहाँ आ जाएगा फर्म में, और 120 वर्कर आवर्स होंगे, और वेज जो है वो $10 हो जाएगी। सो नाउ द डिमांड फॉर जेट फ्यूल। अब जेट फ्यूल जो होता है, जो जहाज़ में यूज़ होता है फ्यूल, उसकी डिमांड है। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं जेट फ्यूल के बारे में कि उसकी जो कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, उसमें चेंजेस आती रहती हैं। कुछ रिकॉर्ड हुआ है 1971 के अंदर 12% थी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट की, जो जेट फ्यूल कॉस्ट थी वो 12.4% थी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट की। जबकि 1980s में क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गई और 30% हो गई फ्यूल कॉस्ट जो है वो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट की। और 1990s की बात करें तो फिर वो गिर गई, 15% हो गई टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट की। और ये जो कॉस्ट है इसमें अगर हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर ये लेस इलास्टिक होती है और लॉन्ग रन के अंदर ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो इसके अब हम कर्व अगर देखें तो जो MRP है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का शॉर्ट रन का कर्व ये है जो कि लेस इलास्टिक है, और लॉन्ग रन का कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है। इसी वजह से लॉन्ग रन का जो कर्व है वो थोड़ा फ्लैट है, और शॉर्ट रन का कर्व जो है वो ज़्यादा स्टीप है। So now the supply of input to a firm. So determine how much of an input to purchase. So determine करना होता है कि कितना input जो है वो परचेज किया जाए। अज्यूम करेंगे कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट है, यानी कि फैक्टर मार्केट जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, जिस तरह से परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। सो अ फर्म्स इनपुट सप्लाई इन अ कॉम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट। अब जब हम कॉम्पिटिटिव फैक्टर मार्केट की बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरह, तो उसमें मार्केट का भी कर्व होगा और फर्म का भी कर्व होगा। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट के कर्व की बात करें तो यहाँ पे डिमांड का कर्व है और सप्लाई का कर्व है। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर प्राइस डिटरमाइन होगी, यानी $10 जो प्राइस डिटरमाइन हो गई और क्वांटिटी हो गई इंडस्ट्री के अंदर 100 क्वांटिटी इंडस्ट्री के अंदर डिटरमाइन हो गई। इसी तरह अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म के अंदर जो प्राइस डिटरमाइन हुई है वो वही है जो इंडस्ट्री के अंदर हुई है। इंडस्ट्री वाली प्राइस को ले लेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ पे मार्जिनल एक्सपेंडिचर बराबर है एवरेज एक्सपेंडिचर की भी। ये बात भी ध्यान में रखनी की है कि मार्जिनल एक्सपेंडिचर एवरेज एक्सपेंडिचर के बराबर है। अब जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का कर्व है वो जहाँ पे टेंजेंट करेगा इस कर्व को, जो कि ME और EE वाला कर्व है, तो वहीं पर क्वांटिटी भी जो है वो डिटरमाइन हो जाएगी। तो 50 जो है वो क्वांटिटी डिटरमाइन होगा। और ये जो हम बात कर रहे थे तमाम ही हम बात कर रहे थे फैब्रिक के बारे में, तो ये फैब्रिक की जो है प्राइस और उसकी क्वांटिटी के बारे में बात हुई। नाउ दी सप्लाई मार्केट सप्लाई ऑफ इनपुट्स। सो द मार्केट सप्लाई ऑफ फिजिकल इनपुट्स इट्स अपवर्ड स्लोपिंग। जो मार्केट सप्लाई है फिजिकल इनपुट्स की वो अपवर्ड स्लोपिंग यानी ऊपर की तरफ है। नाउ दी सप्लाई ऑफ लेबर। अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ लेबर की और इसको इस ग्राफ के ज़रिए आपको समझाते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई ऑफ लेबर है। अब ये इसमें एक ख़ास वेज रेट दिया हुआ है, ये वेज रेट है और ये जो है वो आवर्स ऑफ वर्क है पर डे। यहाँ एक्स एक्सिस
में जो है वो आवर ऑफ वर्क पर डे है और वाई एक्सिस में वेज पर डॉलर पर आवर दिया हुआ है। अब इसमें ये जो लाइन दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ब्रोकन लाइन, ये एक वेज रेट है। ये वेज रेट दिया हुआ है इन्होंने। इससे नीचे का हिस्सा है एक और एक हिस्से ऊपर का हिस्सा है। अब इससे नीचे के हिस्से की अगर हम बात करें तो वेज रेट जितनी बढ़ती रहेगी उतना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज़्यादा होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये है कि वर्कर उतना ही ज़्यादा जो है वो वर्क करना चाहेगा। तो इस डॉटेड लाइन से पहले तक जितनी वेज बढ़ती है उतना अच्छा होगा, वर्कर उतना ज़्यादा वर्क करना चाहेगा। लेकिन जब इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करके वेज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इनकम इफेक्ट ज़्यादा होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम होगा। जब इनकम इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वर्कर ज़्यादा आराम करना चाहेगा और काम कम करना चाहेगा। अब सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट ऑफ अ वेज इंक्रीज, इसको एक और डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। अब इसमें भी इनकम एक तरफ बता दी जा रही है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में बताया जा रहा है आवर ऑफ लीजर, यानी कि जो आवर वर्कर जो है वो काम नहीं करना चाहेगा, आराम करना चाहेगा, जो फुर्सत के जो आवर है वो। तो यहाँ पे ये बजट लाइन है, ये दोनों, एक सॉलिड बजट लाइन और एक ये डॉटेड बजट लाइन है। और ये जो कर्व जो दो दिखाई दे रहे हैं ये इंडिफरेंस कर्व है। ये दोनों जो है एक सॉलिड और ये, अब ये प्रॉपर्ली यहाँ ड्रॉ हुआ नहीं है, लेकिन ये इंडिफरेंस कर्व जो है ये पहला वाला जो सॉलिड इंडिफरेंस कर्व है ये टेंजेंट कर रहा है 2 पॉइंट के ऊपर इस वाले कर्व को, इस वाली बजट लाइन को जो सॉलिड बजट लाइन है। तो पहला जो पॉइंट है वो है ए का पॉइंट। अब ए वाला जो पॉइंट है यहाँ पे वर्कर की जो वेज है वो है $10। अब उसकी वर्कर की वेज है $10, तो वर्कर जो है वो 16 आवर उसके लीजर हैं, यानी कि वो 16 घंटे जो है वो आराम करेगा। उसके फुर्सत के जो घंटे हैं वो है 16 घंटे और वो 8 घंटे काम करेगा। टोटल 24 आवर्स हैं, जारी बात है 24 आवर्स ही होते हैं टोटल किसी के पास भी, किसी शख्स के पास भी। तो 24 आवर्स में से ही उसने डिसाइड करना है वो कितना काम करेगा। तो 16 आवर्स वो, अगर उसको $10 की वेज मिलती है तो 16 आवर्स वो जो है लीजर है उसकी, यानी कि वो 16 आवर्स काम नहीं करेगा, 8 आवर्स वो काम करेगा अगर $10 वेज है। लेकिन अगर वेज डबल हो जाती है तो हमारे सामने एक नई बजट लाइन आ जाती है जो कि बी पॉइंट पे है। अब जो बी पॉइंट पे है यहाँ पे लीजर आवर जो है वो 20 हो जाते हैं, यानी कि अब वर्कर सिर्फ़ और सिर्फ 4 आवर्स काम करेगा। तो अगर वेज उसकी डबल हो गई तो वो सिर्फ 4 आवर्स काम करेगा। अब उसने काम करना वो कम कर जाएगा। ये वही चीज़ है जो ऊपर वाले ग्राफ में आपको बताई गई कि जब वेज एक लिमिट क्रॉस कर जाती, ज़्यादा बढ़ जाती तो वर्कर आराम करना चाहता है। तो क्योंकि अब उसकी इनकम जो की अगर हम बात करें तो पहले भी वो 8 आवर्स काम करके वो $80 अर्न कर रहा था और अब वो 4 आवर्स काम करके भी वो $80 ही अर्न कर रहा है। तो उसको इनकम में उसकी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। वेज बढ़ने से उसकी ओवरऑल जो इनकम है वो वही रही। तो इसीलिए अब वो सिर्फ 4 आवर्स काम करेगा। लेकिन अगर अब हम एक और चीज़ हम देखें तो यहाँ सी पॉइंट जो हम दिखाई दे रहा है हमें, अब ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये बजट लाइन के ऊपर, सॉलिड बजट लाइन पे एक और जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ अगर हम इस पॉइंट को लें तो इस पॉइंट के ऊपर वर्कर जो काम करना चाहेगा वो 12 घंटे काम करना चाहेगा और 12 घंटे जो है वो लीजर उसके आवर होंगे। तो ए टू सी जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ए टू सी पॉइंट अगर हम लें, और सी टू बी जो है वो इनकम इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है यानी कि वो ज़्यादा काम करना चाहेगा और इनकम इफेक्ट जब आ रहा है तो वो कम काम करना चाहेगा। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।